हर साल सर्दियां आते ही प्रकृति एक ऐसा दृश्य रचती है जिसे देखकर इंसान दंग रह जाए। उत्तर अमेरिका के ठंडे इलाकों से लाखों मोनार्क तितलियां हजारों किलोमीटर की यात्रा तय करके मैक्सिको की पहाड़ी और उन पहाड़ी के जंगलों में पहुंचती। यह सफर लगभग 4000 से 5000 किलोमीटर तक का होता है, जो वे कनाडा और अमेरिका से उड़कर पूरा करती हैं और अंततः मैक्सिको के घने जंगलों में सर्दियां बिताती हैं। इनका ठिकाना होता है मोनार्क बटरफ्लाई बास्टियर रिजर्व, जो मोनार्क के पहाड़ों में स्थित है। यहाँ ओयामेल फर के पेड़ों पर जब ये लाखों की संख्या में बैठती हैं तो पूरा जंगल केसरिया रंग से रंग जाता है। पेड़ों की डालियाँ इनके वजन से झुक जाती हैं और जब ये एक साथ उड़ती हैं तो लगता है मानो आसमान में नारंगी बादल तैर रहे हों। सबसे दिलचस्प बात यह है कि मोनार्क तितलियाँ यह सफ़र सिर्फ अकेले कोई तितली पूरा नहीं करती है, बल्कि कई पीढ़ियों में पूरा होता है। मोनार्क का जीवन चक्र 4 चरणों से गुजरता है: अंडा, लार्वा, प्यूपा और फिर वयस्क तितली। मादा तितली अपने अंडे खास तौर पर मिल्कवीड नाम के पौधे पर देती है और कुछ ही दिनों में अंडे से इल्ली निकलती है, जो खूब खाती है और तेजी से बढ़ती है। फिर वह खुद को एक कोश, जिसको क्राइसालिस कहते हैं, उसके भीतर बंद कर लेती है और कुछ समय के बाद एक सुंदर तितली बनकर बाहर आती है। वसंत और गर्मियों में जन्म लेने वाली तितलियों की उम्र बहुत कम होती है, लगभग 4 से 6 हफ्ते। वे उत्तर दिशा में लगातार बढ़ती रहती हैं, अंडे देती हैं और अगली पीढ़ी पैदा करती हैं। इस तरह से 3 से 4 पीढ़ियां बदलती रहती हैं, लेकिन शरद ऋतु में जो आखिरी पीढ़ी जन्म लेती है वही खास होती है। इसे वैज्ञानिक सुपर जनरेशन कहते हैं। यह सुपर जनरेशन प्रजनन नहीं करती, बल्कि अपनी ऊर्जा बचाकर लंबी यात्रा के लिए तैयार होती है। यही पीढ़ी हजारों किलोमीटर उड़कर मैक्सिको के पहाड़ों तक पहुंचती है और लगभग 7 से 8 महीने तक जीवित रहती है, जो सामान्य तितलियों के जीवन से कई गुना ज़्यादा है। सर्दियां खत्म होने पर यही तितलियां फिर उत्तर की ओर लौटती हैं, अंडे देती हैं और नया चक्र शुरू हो जाता है। यानी कि जो तितलियां मैक्सिको पहुंचती हैं, उनके परदादा परदादी कभी उस जगह पर गए थे, फिर वे बिना नक्शे और बिना किसी तकनीक के लगभग उसी जंगल तक पहुंच जाती हैं। यह सिर्फ एक प्रवास नहीं है, प्रकृति का अनुशासन है। मौसम बदलता है तो दिशा बदलती है, लेकिन लक्ष्य साफ रहता है। इतनी नाजुक सी तितली हमें सिखाती है कि आकार नहीं, इरादे मायने रखते हैं। जब दिशा साफ हो और सामूहिक लय बनी रहे तो हजारों किलोमीटर का सफर भी संभव हो जाता है। सोचिए, एक छोटी सी तितली अगर महाद्वीप पार कर सकती है तो हम इंसान अपने तय किए हुए लक्ष्यों तक क्यों नहीं पहुंच सकते। प्रकृति हर साल यह कहानी दोहराती है, कई रूप में दोहराती है, बस हमें उसे देखने और समझने की शायद फुर्सत नहीं है। और अब आज जिन 4 चैप्टर से होकर के हम गुजरेंगे, उनकी चर्चा कर लेते हैं। चैप्टर 1, उसमें बात करेंगे एआई के उस रूप की जो इंसानों के लिए अब खतरा बनता जा रहा है। एआई टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि आने वाले समय में इंसान नौकर हो जाएगा और एआई मालिक, और इसकी शुरुआत हो गई है। आज मैं आपको एक तस्वीर दिखाऊंगा, बहुत हैरत होगी आपको, अचंभा होगा, लेकिन एक कड़वी सच्चाई भी आपको नजर आएगी। चैप्टर 2 में बात करेंगे बांग्लादेश में नई सरकार की। यूनुस की छुट्टी हुई है, बीएनपी की सरकार आ रही है, तारिक रहमान प्रधानमंत्री बन सकते हैं। क्या 20 साल बाद बीएनपी की जीत को तारिक रहमान अपने कार्यकाल में ऐतिहासिक बना पाएंगे? इसकी चर्चा करेंगे। उनके सामने क्या चुनौतियां होंगी, यह भी हम आज विस्तार से समझेंगे। चैप्टर 3 में बात होगी सेवा तीर्थ की। ये सेवा तीर्थ क्यों खास है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस तरह से 2014 के बाद से अंग्रेज़ों की निशानियों को ख़त्म करना शुरू किया, और एक एक जानकारी आज आपके सामने उन तमाम ख़त्म होती जा रही निशानियों की होगी। और आज जो नया अध्याय जुड़ा है और एक पुरानी निशानी ख़त्म हुई है, उसको भी आपके सामने रखूँगा। चैप्टर 4 में बात होगी पाकिस्तान की, जो वाकई नालायक देश है।
यह शब्द अगर आपको आपत्तिजनक लग रहा है तो मेरी तरफ से माफ़ी, लेकिन इसके सबूत मैं आपको दिखाऊंगा। प्रधानमंत्री हो या फिर इंटरनेशनल खिलाड़ी, किसी की कोई कद्र नहीं है, किसी की कोई फिक्र भी नहीं है। पाकिस्तान के लिए मैंने नालायक शब्द का इस्तेमाल इसीलिए किया है और कई उदाहरण आपके सामने आज मैं रखने जा रहा हूं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई, इसको लेकर बहुत तेजी से पूरी दुनिया में बदलाव हो रहा है। इंसानों की सोच से भी तेज गति से एआई अपना विस्तार कर रहा है। अभी तक इंसान अपने काम के लिए एआई की मदद लेता रहा है या इंसानी जीवन में सुविधाएं, सहूलियतें, शोध बढ़ें और जो कुछ भी इंसान जानना चाहता है वो समझ सके, जान सके, एआई उसके लिए है। बहुत सारे सपनों को पूरा करने के लिए भी एआई का इस्तेमाल होता है, लेकिन मोटे तौर पर एआई इंसानी जीवन को सुविधाजनक, परेशानी से मुक्त बनाने के लिए लाया गया या इस पर इंसान ने काम शुरू किया। लेकिन अब मामला पलटता हुआ दिखने लगा है। पहले जहां हम एआई का इस्तेमाल फ़ोटो, वीडियो से लेकर प्रोग्राम तैयार करने, ईमेल लिखने और डॉक्यूमेंट्स को तैयार करने के लिए किया करते थे या हैं, अब समय ऐसा आ गया है कि एआई खुद फिजिकल वर्क्स के लिए इंसानों की तरह हायरिंग कर रहा है, बल्कि इंसानों की हायरिंग कर रहा है। एक नाम है रेंट ए ह्यूमनिटी। एक प्लेटफॉर्म है जहां एआई एजेंट काम करवाने के लिए इंसानों को किराए पर लेने की सुविधा दे रहा है। एआई भले ही डिजिटल दुनिया में रहता हो, लेकिन यह नया प्लेटफॉर्म उसे असल दुनिया में फिजिकल तौर पर हाथ पैर देना चाहता है। एआई एजेंट ऐसे फिजिकल वर्क के लिए इंसानों को हायर कर रहा है जो वो खुद नहीं कर सकते। सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पूरी तरह से हमारी स्क्रीन और सर्वर के अंदर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स का एनालिसिस करते हैं, कोड लिखते हैं, शेड्यूल मैनेज करते हैं, फ़ोटो वीडियो बनाते हैं, जानकारी देते हैं। कुछ अजीब मामलों में तो लोगों के ऑनलाइन प्रेमी भी बन जाते हैं। बात अजीब सी है लेकिन है। ये जितने ऐप हैं जैसे कोरियन लव, उसमें जो कैरेक्टर है वो आपके साथ प्रेम करता है। गाज़ियाबाद में जो घटना हुई वो यही है कि वो आपके साथ इतना जज्बाती तौर पर जुड़ाव बना गया है कि उसका जो भी कमांड है आप फॉलो कर रहे हैं, उसके टास्क को पूरा करने के लिए आप छत से कूद जाते हैं। ये एआई जनरेटेड चीज़ें हैं। एआई यह सब कर रहा है। इस अजीब वेबसाइट जिसका जिक्र मैंने किया है, इसके पीछे का आइडिया सिंपल मगर हैरत अंगेज है। लोग सॉफ्टवेयर टूल्स को हायर करने के बजाय अब एआई एजेंट फिजिकल वर्ल्ड के कामों को पूरा करने के लिए इंसानों को हायर कर सकते हैं। ये बात फिक्शन जैसी लग रही होगी, लेकिन ये कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल है। रेंटा ह्यूमन एआई एक ऐसे भविष्य का सुझाव देता है जहां एआई फिजिकल दुनिया में इंसानी मेहनत की जगह नहीं लेगा। ये ज़रूरत पड़ने पर बस उसे किराए पर लेगा। प्लेटफॉर्म पर लिस्ट किए गए काम छोटे और ख़ास हैं। वो क्रिएटिव काम या लंबे समय तक चलने वाले काम नहीं हैं। इस साइट पर कुछ काम ऐसे हैं जिन्हें एआई नहीं कर सकता, इसलिए उसको इंसान चाहिए, वो हायर करता है। जैसे पिकअप है, मीटिंग है, साइन करना कहीं है, या वेरिफिकेशन कर रहे हैं, मैनुअल वेरिफिकेशन, इवेंट मैनेजमेंट है, हार्डवेयर है, रियल एस्टेट है, टेस्टिंग है। ये इस तरह काम है जहां उसको इंसान की ज़रूरत पड़ती है, तो इसके लिए वो हायर करता है। यानी कि अब मालिक जो है एआई हो रहा है। उसके पास एक काम है, वो एक प्रोजेक्ट लेकर के चल रहा है। उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के जहाँ भी इंसान की ज़रूरत है वो हायर कर रहा है, बाकी वो खुद कर रहा है या अपने जैसे एआई जनरेटेड टूल से करवा रहा है। अब सबके दिमाग में सवाल ज़रूर उठ रहा होगा कि आखिर ये सिस्टम काम करता है? करता है। हम इसका प्रोसेस अब आपको बताते हैं कि कैसे करता है। जिन्हें इस सिस्टम से काम करना है, ऐसे लोग अपनी लोकेशन, स्किल्स
और पर आवर जो उनकी प्रोफेशनल फीस है उसको बना करके वो साइन अप करते हैं। इसके बाद कंपनियों या डेवलपर्स द्वारा बनाए गए एआई एजेंट सॉफ्टवेयर कनेक्शन के जरिए वर्कर्स को ढूंढ सकते हैं। जब एआई कोई सही व्यक्ति मिलता है तो वह एक खास काम के लिए निर्देश भेजता है। काम पूरा होने के बाद पेमेंट तुरंत अपने आप प्रोसेस हो जाता है। अब ऐसे सिस्टम में एक और सवाल है जो आपको कचोट रहा होगा या परेशान कर रहा होगा कि ऐसे सिस्टम में काम कौन करना चाहेगा और उसे काम मिलेगा कैसे। इस सवाल का भी जवाब है, इस सिस्टम ने ही तैयार कर रखा है। और जवाब यह है कि वेबसाइट के मुताबिक पहले से ही 4,64,000 मिलने वाले इंसानों ने एआई की सेवा करने के लिए खुद को लिस्ट किया है। वेबसाइट के मुताबिक अगर मैं आपको बताऊं तो एआई इंसानों को स्टेबल कॉइन या स्टेबल कॉइन कहिए के जरिए पेमेंट करता है। और ये है आज के दौर का एक बड़ा सच कि एक शुरुआत है जहां एआई लोगों को अपने प्रोजेक्ट में जहां कहीं भी ज़रूरत है वो हायर करता है, उनसे काम करवा के उनको पेमेंट करता है और फिर कहते कि आप जाइए, बाकी मेरा काम मेरी टीम कर लेगी, वो एआई वाली। आने वाले समय में एआई इंसान का कंट्रोलर बन जाएगा और बहुत संभव है कि कई सारी कंपनियां एआई के जरिए ही चलवाई जाएं, क्योंकि परफेक्शन उसमें ज़्यादा होगा, एक्यूरेसी अधिक होगी, टाइम का सही यूज़ होगा, काम चोरी या फिर करप्शन उसमें नहीं है। इंसान ने इंसान होना बंद कर दिया तो एआई ने इंसान को इंसान होने के लिए अब मजबूर करना शुरू कर दिया है कि काम सही करो, 8 घंटे करो, बेईमानी मत करो, करप्शन मत करो, नहीं तो हम हैं, हम कर लेंगे। और बात सिर्फ यही नहीं है, एआई को फ्यूचर के लिए बड़ा खतरा भी माना जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर एक एआई फॉर्म के फाउंडर ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है कि इसकी मदद से तैयार रोबो भविष्य में इंसानों को कंट्रोल कर सकते हैं। 3 साल पहले डेवलप हुई स्टेबिलिटी एआई और इस फॉर्म के जो संस्थापक हैं इमाद मुश्ताक, उन्होंने कहा कि भविष्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमें ऐसा रूप भी देखने को मिल सकता है जहां पर एआई रोबोट्स इंसान और इंसानियत दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो यह सबसे खराब स्थिति होगी, खतरनाक भी। जिस तरह से एआई की स्पीड है उससे इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि आने वाले दिनों में एआई का राज होगा और कई मामलों में वो इंसानों को कंट्रोल करना शुरू कर देगा या कर रहा होगा। आने वाले दिन एआई जनरेटेड टूल्स रोबो की तरह उनके लिए अगर बहुत अच्छे दिख रहे हैं तो इंसानों के लिए अच्छे नहीं हैं। और अब चैप्टर 2 बात बांग्लादेश की करते हैं। बांग्लादेश की सियासत में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। 20 साल बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी जो खालिदा जिया की पार्टी है उसकी सरकार बनी है। 2008 से 2024 तक वहाँ शेख हसीना की अवामी लीग सत्ता में थी और जब से शेख हसीना वहाँ से गईं अगस्त 2024, आपको याद है, यूनुस ने सत्ता संभाली, इंटरिम गवर्नमेंट की कमान उनको दी गई और तब से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुए, हत्याएं हुई। उन हत्याओं से, उस कोहराम से, उस खून खराबे से बांग्लादेश और हिंदुस्तान के रिश्ते भी खराब हुए और आज भी वो तने हुए हैं। मंदिर तोड़े गए, घर फूंके गए, बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई और वो हिंदुओं की ज़्यादा हुई और कुछ शेख हसीना के समर्थकों की, नेताओं की भी हुई। जो वहाँ जमात इस्लामी है उस जमात इस्लामी ने ज़्यादा उत्पात मचाया। अब जब बीएनपी की सरकार वहाँ आ रही है, आंकड़े यही बता रहे हैं कि बांग्लादेश में यूनुस की हुकूमत गई, वो मोहम्मद यूनुस जो अगस्त 2024 से लेकर के आज तक लगातार बांग्लादेश के भीतर में हालात ख़राब करता रहा। वहाँ उथल पुथल, अत्याचार, दुराचार, कदाचार, व्यभिचार सब कुछ होता रहा। व्यवस्था पूरी तरीके से उसकी चूलें हिल गईं। इस आदमी ने अर्थशास्त्री होने के बाद भी बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को बेहतर करने या बेहतरी के बारे में तनिक भी सोचने की कोई जहमत नहीं उठाई। वो आदमी जा रहा है
80 साल से ऊपर का आदमी जिस तरीके से सत्ता से चिपक करके बांग्लादेश को उसने तबाह कर दिया, उसका जाना अब तय है। लेकिन बांग्लादेश जिस मोड़ पर खड़ा है, वहाँ नई सरकार के लिए चुनौतियाँ कई हैं, सवाल संगीन कई हैं। अब ये हालात कितना सुधरेंगे, ये लाजमी आने वाला समय बताएगा। लेकिन बांग्लादेश में जो BNP है, उसके अध्यक्ष यानी कि खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, उनका प्रधानमंत्री बनना तय है। तारिक रहमान के सामने जो चुनौतियां हैं वह मैं आपके सामने अब रख रहा हूँ। जमात यानी जमात इस्लामी की हार के बावजूद, आपको पता है कि बांग्लादेश में जमात इस्लामी और NCP जो उपद्रव करने वाले स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने बगावत की थी अगस्त 2024 में, जिनके चलते शेख हसीना को अपनी सत्ता छोड़ करके भागना पड़ा था, उनकी पार्टी है NCP और जमात। इस तरह की 11 पार्टियों का एक गठबंधन बनाम BNP। तो BNP को वहाँ की 300 सीटों में से 299 चुनाव हुए थे, अभी तक 212 सीटें, जब मैं आप बात कर रहे हैं 212 सीटें उसको मिली हुई हैं। 1-2 सीटों की गिनती बाकी है। लेकिन जो बांग्लादेश में तनाव है, वो तनाव का कारण क्या है, ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा। इससे पहले अब मैं आपको इस वॉल पे बांग्लादेश चुनाव के नतीजों को दिखाता हूं, जिनका जिक्र मैं अभी कर रहा था। तो अब आंकड़े आप देखिएगा, और ये आंकड़े बांग्लादेश में अभी जो चुनाव संपन्न हुए हैं, राष्ट्रीय चुनाव, नेशनल चुनाव, वहाँ के संसद के चुनाव, BNP गठबंधन 212 सीटें जीत चुका है और जमात गठबंधन 77 सीटों पर है। और उन 77 सीटों में 80% से ज़्यादा सीटें जमात इस्लामी की हैं और अन्य के हिस्से में 8 सीटें गई हैं। तो आप देखिए तो BNP और BNP के नेता तारिक रहमान की अगुवाई वाला गठबंधन 212, 150 का बहुमत होता है बांग्लादेश की संसद में, क्योंकि 300 सीटें हैं, 299 पे चुनाव हुए हैं, तो 149 भी 150 मानकर चलिए, लेकिन सीटें मिली हैं 212, तो प्रचंड बहुमत है तारिक। और यह BNP अलायंस को प्रचंड बहुमत है। जमात जो है वो 77 सीटों पर है। लेकिन हिंदुस्तान, खास करके पश्चिम बंगाल की सीमा से लगते हुए जो बांग्लादेश के इलाके हैं, गौर से सुनिएगा, पश्चिम बंगाल जो भारत का एक बड़ा राज्य है जहां चुनाव होने जा रहे हैं, पश्चिम बंगाल से लगते हुए इलाके जो बांग्लादेश के हैं, उन इलाकों में जीत जमात की हुई है। और यह जमात इस्लामी जो भारत विरोधी लगातार रहा है, यह जमात इस्लामी जब बांग्लादेश बन रहा था, यानी कि पूर्वी पाकिस्तान की फ़ौज के अत्याचार और जुल्म से कराह रहा था, जब भारत की सेना घुस करके उस पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश बना गई, उस पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश के बनने के खिलाफ जमात इस्लामी था। वो जमात इस्लामी इस बार चुनाव में था, भारत विरोधी है। और आप यहाँ देखिएगा कि कैसे वो पश्चिम बंगाल से लगने वाले जितने इलाके हैं, 77 सीटें उसकी जो है, ये आप देखेंगे तो भारत से जो सरहदी इलाका लगता है, ये पूरा ये हमारा वेस्ट बंगाल है। और वेस्ट बंगाल से लगते हुए जो इलाके हैं, यहाँ जमात जीती है। यानी कि भारत विरोधी जो उसका पूरा बयान था, उसका रवैया था, या फिर NCP का जो उसके छात्र नेता थे उनका, वो बयान जहरीले थे, भारत विरोधी थे। भारत के प्रधानमंत्री तक को उसमें चुनौती दी जा रही थी और उनके बारे में भला बुरा कहा जा रहा था। तो यहाँ इस पूरे इलाके में जमात इस्लामी ने अपनी पकड़ बनाई। और कारण यही है कि जमात इस्लामी के जितने भी नेता रहे हैं, उन्होंने भारत विरोधी बयान दिए। और सरहदी इलाकों में चूँकि भारत से बांग्लादेश का बहुत संबंध है, यहाँ के लोग इधर उधर आते जाते रहते हैं, इसलिए यहाँ उसका असर ज़्यादा पड़ा है। फिर भी ये स्थिति आपने देखी बांग्लादेश के भीतर। अब शेख हसीना की सरकार गिराने वाले जो स्टूडेंट्स थे, नेशनल सिटीजन पार्टी NCP, उन लोगों को बांग्लादेश की जनता ने नकार दिया है। अगर गठबंधन आप देखें तो ज़्यादातर सीटें जमात इस्लामी गठबंधन में वो NCP हैं, जमात इस्लामी को मिली है। और BNP की एक तरफा जीत है, प्रचंड जीत है। अब इस प्रचंड जीत के 3 बड़े कारण हैं। पहला ये है कि
शेख हसीना की पार्टी यानी कि अवामी लीग के जितने भी लोग थे वो नहीं चाहते थे कि मोहम्मद यूनुस रहे और जमात इस्लामी के लोग आएँ। भारत विरोधी, हिंदू विरोधी जो जमात इस्लामी थी और एनसीपी छात्रों का जो पूरा वो आंदोलन था, उसको वहाँ की जनता ने रद्द किया। तो शेख हसीना की अवामी लीग की पार्टी के जितने वोटर थे, कार्यकर्ता थे, उन्होंने बीएनपी को वोट किया, शिफ्ट हो गए। बीएनपी को अवामी लीग के गढ़ रहे गोपालगंज के अलावा खुलना, सिलहट, चिटगांव और ठाकुरगंज में जीत हासिल हुई। जमात का अतीत आड़े आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लोगों को ये याद रहा कि उसने बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान विरोध किया था, पाकिस्तान का उसने समर्थन किया था। जमात इस दाग को इस बार नहीं धो पाई। स्टूडेंट्स की जो नेशनल सर्जन पार्टी है एनसीपी, उसको आपसी फूट और जमात से गठबंधन करना भारी पड़ा। उन्हें लोगों ने पूरी तरीके से रद्द कर दिया। तारिक रहमान की अगुवाई में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने ऐतिहासिक जीत हासिल की, क्योंकि बांग्लादेश के लोगों के सामने कोई दूसरा विकल्प नहीं था। इसलिए बीएनपी का अपना जो काडर था और शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का जो मतदाता था, दोनों ने लामबंद होकर के बीएनपी के उम्मीदवारों के लिए वोट किया। इसलिए प्रचंड जीत आपको दिखाई पड़ रही है। अब सवाल यह है कि तारिक रहमान की राह आसान है, उनके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्योंकि जनादेश बहुत भारी है, लोगों की उम्मीदें उनके कंधों पर बहुत अधिक है, अराजक माहौल है, आर्थिक मोर्चे पर महंगाई, बेरोजगारी और जो इन्वेस्टमेंट है उसकी सुस्ती है, और ये सारे चैलेंजेस नई सरकार के सामने बड़े हैं। इसके अलावा छात्र आंदोलन की पृष्ठभूमि अभी पूरी तरीके से शांत भी नहीं पड़ी है। जनता बदलाव चाहती है, लेकिन स्थिरता भी। इन सब के बीच भारत से खराब रिश्ते और चीन पाकिस्तान की तरफ यूनुस के हद से ज़्यादा झुकाव के फैसले को किस तरह से लिया जा रहा है, यह आप इस जनादेश के ज़रिए समझ सकते हैं। लाजमी है कि इस जनादेश के माध्यम से जो कुछ भी नई सरकार से कहा जा रहा है, उसमें इन सब बातों को जो यूनुस ने कहीं या ली, उनके रद्दोबदल का आदेश है। बांग्लादेश में आम चुनाव में प्रचंड जीत के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीएनपी नेता खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान, जो कि प्रधानमंत्री होने जा रहे हैं, उनसे बातचीत की और उनको बधाई दी। इस बातचीत के बाद प्रधानमंत्री ने अपने एक्स पर पोस्ट लिखा और लिखा कि मिस्टर तारिक रहमान से बात करते हुए बहुत खुशी हुई। मैंने उन्हें बांग्लादेश चुनाव में शानदार जीत के लिए बधाई दी। मैंने बांग्लादेश के लोगों की उम्मीदों को पूरा करने की उनकी कोशिश के लिए अपनी शुभकामनाएं और सपोर्ट यानी कि समर्थन दिया। दो करीबी पड़ोसियों के तौर पर, जिनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रिश्ते बहुत गहरे हैं, मैंने दोनों देशों के लोगों की शांति, तरक्की और खुशहाली के लिए भारत के लगातार कमिटमेंट को फिर से पक्का किया। ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश के होने वाले प्रधानमंत्री तारिक रहमान से बातचीत के बाद पोस्ट किया। 16 सितंबर 1971 को भारत की मदद से पाकिस्तान के दो टुकड़े हुए। या यूं कहिए कि बांग्लादेश एक नए राष्ट्र के रूप में दुनिया के नक्शे पर उभरा। इसके बाद जो स्वतंत्रता आंदोलन था वहां का, उस आंदोलन से जो देश निकला, उसकी कमान शेख मुजीबुर रहमान ने संभाली। 1971 में वे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। 1975 में राष्ट्रपति पद संभाला। लेकिन 15 अगस्त 1975 को सेना के एक धड़े ने तख्ता पलटकर उनकी और उनके परिवार के अधिकांश सदस्यों की हत्या कर दी। मुजीब की हत्या के बाद देश में राजनीतिक अस्थिरता और सैन्य दखल का दौर शुरू हुआ। इस दौरान कई पुरुष नेता प्रधानमंत्री बने, लेकिन स्थिर शासन वे नहीं दे पाए। वे कौन कौन से प्रधानमंत्री रहे, पहले उनका जिक्र मैं आपके सामने करना चाहता हूं। और अब ये वॉल पे आप देखिएगा, ये ताजुद्दीन अहमद, मोहम्मद मंसूर अली, शाह अजीजुर रहमान, मिजानुर रहमान चौधरी, काजी जफर अहमद, ये बांग्लादेश के अलग अलग समय प्रधानमंत्री रहे। 72 से 73 1 साल, 73 से 75 2 साल, 79 से 82 3 साल, 86 से 88 2 साल, 89 से 90 1 साल। यानी कि 2 साल 1 साल 2 साल 1 साल के ही प्रधानमंत्री रहे जितने भी पुरुष प्रधानमंत्री हुए। और उनके प्रधानमंत्रियों की स्थिति वहाँ की सरकारों ने या फिर सरकारों
के दस्तावेज़ों को संभालने वाले विभागों ने किस तरीके से संभाला है, इन फोटोग्राफ से आप समझ गए होंगे। गूगल पर जा करके बांग्लादेश को प्रधानमंत्री की तस्वीर आप ढूंढेंगे तो बहुत ही हेजी और ब्लर्ड मिलती है। अब ये 1-2 साल के मर्द थे, लेकिन शेख हसीना और खालिदा जिया, इन दोनों के बीच में राजनीतिक मुकाबला शुरू हुआ। दोनों के समर्थकों का मानना रहा है कि मजबूत, निर्णायक और जनाधार वाला नेतृत्व महिलाओं ने ही बांग्लादेश में दिया। ऐसे में तारिक रहमान की एंट्री सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि राजनीतिक संस्कृति में बदलाव भी है। चुनाव नतीजों को अगर आप ध्यान से देखें तो भले ही जमात को हार मिली हो, लेकिन उसकी जीत उन इलाकों में हुई जो भारत के लिए चिंता हैं। और मैंने आपको फिर से दोहरा रहा हूं कि सतखीरा, कुश्तिया, खुलना बेल्ट और रंगपुर, इन इलाकों में जो पश्चिम बंगाल और असम के आसपास से लगते हुए इलाके हैं बांग्लादेश के, सिलीगुड़ी कॉरिडोर के नज़दीक के, वहाँ जमात मजबूत ताकत के तौर पर उभरी है और ये भारत की चिंता है और इसमें कोई दो राय नहीं है। अब 2 बातें हैं मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है। वहां अमेरिका चाहता है कि तारिक रहमान की जो नई सरकार आ रही है उस सरकार के साथ हम संबंध बेहतर करें। जो डिफेंस डील या फाइटर जेट्स F-17 की डील चीन के साथ, J-17 की डील चीन के साथ बांग्लादेश कर रहा है, उस डील को हम रोकें और सामरिक मदद, लड़ने के यानी कि जो सैनिक युद्ध के सामान होते हैं, सैन्य साजो सामान, वो सारा सामान अमेरिका दे, हर तरह की मदद दे। क्योंकि चीन, हिंदुस्तान से बांग्लादेश का जो रिश्ता ख़राब हुआ तो चीन वहाँ घुस गया है। तो बांग्लादेश के भीतर आप देखेंगे ये चीन, अमेरिका और भारत। चीन ने हिंदुस्तान से रिश्ते खराब होने के बाद बांग्लादेश के भीतर अपना दखल बढ़ाया। लाल मुनीर हाट जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के ठीक नज़दीक है, वहाँ एक एयर स्ट्रिप या एयरपोर्ट मान के चलिए, एयरबेस वहाँ तैयार हो रहा है और उसमें चीन है। ड्रोन बनाने वाली एक कंपनी वो भारत से लगने वाली सीमा के नज़दीक ही चीन खोल रहा है। बांग्लादेश के कई हिस्सों में इंफ्रास्ट्रक्चर में चीन का इन्वेस्टमेंट है। चूँकि वन बेल्ट वन रोड पॉलिसी के तहत बांग्लादेश भी आता है, इसलिए चीन वहाँ लगातार घुसता चला जा रहा है और हिंदुस्तान से जैसे रिश्ते ख़राब हुए उसके लिए वहाँ जगह मिल गई। लेकिन तारिक रहमान की सरकार के आने के बाद से अमेरिका ये मान रहा है कि हमारे लिए अब हालात को, स्थितियों को संभालना और चीन को बांग्लादेश से दूर करना आसान हो जाएगा। और वहाँ जो क्रिस्टेंसन अमेरिकी राजदूत बांग्लादेश में हैं, उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि चीन के प्रभाव को हम ख़त्म करेंगे जो बांग्लादेश में है। और ट्रंप प्रशासन ये चाहता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्ते बेहतर हों। साउथ एशिया में स्थिरता के लिए, शांति के लिए इन दोनों देशों का संबंध बेहतर होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि भारत और बांग्लादेश का। और अमेरिका को पता है कि इस इलाके में अगर चीन को काटना है तो हिंदुस्तान की ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि चीन अगर किसी के ज़रिए रोका जा सकता है इस इलाके में तो वो सिर्फ हिंदुस्तान है। इसलिए अमेरिका भी नई सरकार को लेकर के अपनी नई नीति तैयार कर रहा है और उस नीति के तहत वो नई सरकार के साथ अपने रिश्ते बनाना और बांग्लादेश को समर्थन देना, कई तरह के प्रोजेक्ट्स बांग्लादेश के साथ शुरू करना, चीन को उसको धीरे धीरे हाशिए पर ले जाना और हिंदुस्तान बांग्लादेश के साथ रिश्तों को बेहतर करवाना अमेरिकी सरकार की भी प्रायोरिटी में है। भारत के इतिहास में शुक्रवार यानी कि 13 फरवरी को बड़ा बदलाव हुआ और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हम लोग अब न्यूज़ मास्टर के अगले चैप्टर में घुस गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया। सेवा तीर्थ, इसमें अब प्रधानमंत्री का जो दफ्तर है जिसको हम पीएमओ कहते हैं वह होगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का सेक्रेटेरिएट होगा और कैबिनेट सेक्रेटेरिएट भी यहाँ काम करेगा। पीएमओ रायसीना हिल में साउथ ब्लॉक से सेवा तीर्थ में शिफ्ट हो गया।
कहने का मतलब ये है। और उद्घाटन प्रधानमंत्री करते समय ये कह गए कि नए कॉम्प्लेक्स में लगी सेवा तीर्थ की जो पट्टिका है, ये हिंदी में है, सेवा तीर्थ, उसका अनावरण उन्होंने किया। और परिसर की दीवार पर देवनागरी लिपि में जो सेवा तीर्थ लिखा हुआ है, इसके नीचे नागरिक देवो भव, यानी कि नागरिक ही भगवान के समान है, यह मंत्र भी लिखा गया है। आपके लिए एक लाइन की खबर है कि प्रधानमंत्री कार्यालय अब सेवा तीर्थ शिफ्ट कर गया है। एक नया पता, एक नया ठिकाना। अभी तक भारत के प्रधानमंत्री 1947 से लेकर के आज तक साउथ ब्लॉक में जो रायसीना हिल्स पर है उसमें बैठते रहे, पीएमओ वहीं रहा है। 78 साल बाद ये बदलाव हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए पीएमओ कॉम्प्लेक्स, जिसको सेवा तीर्थ नाम दिया गया है, उसमें महिलाओं, नौजवानों और कमज़ोर तबके से जुड़े अहम फैसलों की फाइलों पर दस्तखत करके और शगुन किया या शुरुआत कर दी। सरकार के मुताबिक इन फैसलों का मकसद इन वर्गों को सीधा लाभ पहुंचाना है। प्रधानमंत्री ने पीएम राहत योजना से जुड़ी फाइलों पर भी साइन किए। इस पहल के तहत एक्सीडेंट पीड़ितों को 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट दिया जाएगा। लगे हाथ लखपति दीदी योजना का जो लक्ष्य है उसको दोगुना कर 3 करोड़ से 6 करोड़ करने का फैसला भी लिया गया। सेवा तीर्थ से प्रधानमंत्री मोदी ने अपने पहले भाषण में क्या कहा है, मैं आपको अब ये सुनाना चाहता हूं, सुनिए। कर्तव्य ममता है, कर्तव्य सार्वभौमिक है, कर्तव्य सर्वस्पर्शी है। सबका साथ, सबका विकास के भाव में पिरोया मंत्र है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव है कर्तव्य। हर जीवन में ज्योति जगा दे वो इच्छा शक्ति है कर्तव्य। आत्मनिर्भर भारत का उल्लास है कर्तव्य। भावी पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की गारंटी है कर्तव्य। मां भारती की प्राण ऊर्जा का ध्वजवाहक है कर्तव्य। राष्ट्र के प्रति भक्ति भाव से किया हर कार्य है कर्तव्य। नागरिक देवो भव की साधना का जागरूक पथ है कर्तव्य। साथियों, कर्तव्य की इसी भावना से, इस भावना को सर्वोपरि रखते हुए हमें सेवा तीर्थ और नए बने भवनों में कर्तव्य भाव से प्रवेश करना है। अब मैं आपको सेवा तीर्थ कॉम्प्लेक्स की कुछ अहम जानकारियां देना चाहता हूं। सेवा तीर्थ में कुल 3 बिल्डिंग्स हैं, 3 ब्लॉक्स कह सकते हैं। सेवा तीर्थ 1, सेवा तीर्थ 2। सेवा तीर्थ 1 में पीएमओ है और सेवा तीर्थ 2 में कैबिनेट सेक्रेटेरिएट और सेवा तीर्थ 3 में एनएससीएस और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का दफ्तर है। ये सभी दफ्तर पहले अलग अलग जगहों पर थे, अब वो एक कॉम्प्लेक्स के भीतर आ गए हैं जिसका नाम है सेवा तीर्थ। दरअसल नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तब से उन्होंने अंग्रेज़ों की निशानियों को मिटाना, यानी कि गुलामी की जितनी निशानियां थीं उनको मिटा करके आज़ाद हिंदुस्तान की निशानियों को वहाँ स्थापित करते चले जा रहे हैं। ऐसे में ये जानना ज़रूरी है कि कौन कौन से ऐसे नाम रहे हैं जो अंग्रेज़ों ने रखे, या वो इमारतें रही हैं जो अंग्रेज़ों ने बनवाई, या तो वो नाम बदले गए या उन इमारतों की जगह पर दूसरी इमारतें खड़ी की गईं। ये अब मैं आपको यहाँ दिखाना चाहता हूँ। ग्राफिक्स से जरिए आप देखिएगा कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है उसने क्या क्या किया है। जैसे प्रधानमंत्री का जो आवास है तो 7 रेस कोर्स था, वो 7 कल्याण मार्ग हो गया, अब वो कहीं और जाएगा। जैसे इंडिया गेट पर आप जाते थे, राजपथ था, उस राजपथ को कर्तव्य पथ कर दिया गया। जहाँ जॉर्ज पंचम की मूर्ति हुआ करती थी वहाँ नेताजी की मूर्ति लगा दी गई। तो नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट या रायसीना हिल्स के ऊपर अंग्रेज़ों की बनाई हुई इमारतों और अंग्रेज़ों की निशानियों को धीरे धीरे उन्होंने हटाना और स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र निशानियों को लगाना भी शुरू किया। आज जब वो संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने कहा था कि स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र पहचान, गुलामी से मुक्त निशान। ये बयान उनका पीएम का सुनिएगा।
हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमारे मन के भीतर दूर दूर 7 समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। हमें गुलामी से मुक्ति चाहिए। हमारे मन के भीतर दूर दूर 7 समंदर के नीचे भी गुलामी का तत्व नहीं बच रहना चाहिए। 15 अगस्त के मौके पर प्रधानमंत्री अगर ये बताते हैं कि हमको गुलामी की निशानियों से, गुलामी की मानसिकता से या फिर अंग्रेज़ों के आज तक बनाए गए शासन व्यवस्था के तहत लगातार बने रहने से मुक्त होना है, धीरे धीरे वो मुक्ति का एक मार्ग लगातार बनता चला गया है। नरेंद्र मोदी की सरकार के दौरान उस पर काम तेजी से हुआ और अलबत्ता नरेंद्र मोदी के दौरान ही हुआ। अटल बिहारी वाजपेयी के शासन में ये हुआ कि बजट पढ़ने का जो समय था वो अंग्रेज़ों ने तय किया था शाम को, उसको बदल करके सुबह कर दिया गया। अब अगला चैप्टर चलते हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान बहुत बुरे हाल में हैं, बहुत बुरे हाल में जेल में हैं और रिपोर्ट कहती है कि उनकी एक आंख लगभग बंद हो चुकी है, उससे दिखना बंद हो गया, 85% उसकी रोशनी चली गई है। और ये खुलासा पाकिस्तान की जो सुप्रीम कोर्ट है उसके आदेश पर जो जांच हुई उसके ज़रिए हुआ है। जांच के दौरान डॉक्टरों ने पाया कि इमरान खान की आंख में खून का थक्का जम गया था, जिससे गंभीर नुकसान हुआ। इलाज और इंजेक्शन देने के बाद भी उनकी दाईं आंख में अब सिर्फ 15% रोशनी बची हुई है। वही इमरान खान का कहना है कि उन्हें निजी डॉक्टर से, प्राइवेट हॉस्पिटल में प्राइवेट डॉक्टर से इलाज कराने की इजाज़त नहीं दी गई है। इमरान खान की पार्टी पीटीआई ने पिछले महीने बताया था कि इमरान खान की दाहिनी आंख में सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन इस नाम की बीमारी है। पार्टी ने कहा था कि मेडिकल एक्सपर्ट्स यह कह रहे हैं कि अगर इलाज सही नहीं चला तो इमरान खान की आंख की रोशनी जा सकती है हमेशा हमेशा के लिए। इस तरह इमरान खान को जेल में मारने की एक तैयारी चल रही है, ऐसा भी अंदेशा जो जता रहे हैं वो बेबुनियाद नहीं है। पाकिस्तान में किस तरह से प्रधानमंत्रियों को मारा गया है ये मैं आपको दिखाना चाहता हूं, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर जो इंतज़ामिया है, जिसको आप सेना कहते हैं, उसके इशारे पर वहाँ की सत्ता चलती है। जो भी प्रधानमंत्री वहाँ रहता है, जो भी सरकार चुन करके आती है, वो कठपुतली सरकार होती है। दरअसल लोकतांत्रिक सरकार होती ही नहीं है, वो बस चल रही होती है। चलाने वाला आदमी अपने हाथ में डोर लेकर के चलता है और वो डोर किसके हाथ में होती है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ यानी कि आसिम मुनीर जैसे आज हैं। और आसिम मुनीर की लड़ाई है इमरान खान से। इमरान खान के बाहर आने और फिर से सत्ता तक पहुंच जाने का मतलब है कि आसिम मुनीर की शामत। और आसिम मुनीर अपने जीते जी इमरान खान को बाहर आने देना नहीं चाहेंगे, क्योंकि इमरान खान के बाहर आने का मतलब है कि आसिम मुनीर के दिन लद गए। इसलिए आसिम मुनीर इमरान खान को जेल के भीतर मरवाना चाहता है। 2 साल से एक देश का पूर्व प्रधानमंत्री करप्शन के मामलों में, जिन मामलों में सबूत के तौर पर बहुत कुछ नहीं रहा है, कई मामलों में अदालत ने उनको बरी कर दिया, लेकिन इतने मामले लाद दिए गए कि एक मामले से बरी होते हैं तो दूसरा मामला उनके ऊपर रहता है, दूसरे से होते तीसरा पड़ा रहता है और इमरान खान जेल से बाहर नहीं आते हैं। उनका वहाँ पूरा का पूरा बंदोबस्त इतना ख़राब है, उनको इतने बुरे तरीके से रखा जाता है, बर्ताव उनके साथ इतना दोयम दर्जे का है कि इमरान खान जैसा बड़ी शख्सियत का आदमी, बड़ा क्रिकेट स्टार, पाकिस्तान को वर्ल्ड कप दिलाने वाला पाकिस्तान का प्रधानमंत्री आज की तारीख में देख नहीं पा रहा है और जेल में सड़ रहा है। रेटिनल वेन ऑक्लूजन बीमारी इमरान खान को हो गई है। अब ज़रा इस वॉल पे आइए, मैं आपको पाकिस्तान की सच्चाई बताना चाहता हूँ। आप हिंदुस्तान में सबसे बड़ी ताकत क्या है कि हिंदुस्तान के लोगों ने लोकतंत्र को समझा और लोकतंत्र को अपनाया, लोकतंत्र को मजबूत किया। और यहाँ की जितनी भी सरकारें नहीं हैं, उन्होंने संविधान, लोकतंत्र और जनादेश, इन तीनों का भरपूर सम्मान किया। इसलिए भारत दुनिया का न सिर्फ सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि वो नज़ीर है अपने आप में दुनिया के सामने। अब ये सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूशन जो आँख की बीमारी है, इसमें रेटिना से खून बाहर ले जाने वाली नस जो होती है उसमें ब्लॉकेज आ जाता है। उसके कारण रेटिना में सूजन
और खून का रिसाव होता है, सूजन हो जाता है और खून का रिसाव होता है। इसके कारण आप देख नहीं पाते हैं और इमरान खान भी इसी के चलते नहीं देख पा रहे हैं। अब पाकिस्तान के कुछ प्रधानमंत्रियों को आपके सामने रखना चाहता हूँ। ये सारे पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनका हश्र क्या हुआ यह आपको जानना चाहिए। अब ये हैं लियाकत अली खान, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान। 1951 में उनको गोली मार दी गई। रावलपिंडी आप जानते हैं लाहौर से नज़दीक का एक शहर है और वहाँ एक पार्क में वो एक रैली को संबोधित कर रहे थे। उसी दौरान एक आदमी ने गोली मारी और वो वहीं मर गए। लियाकत अली खान को गोली मारी गई। जिस आदमी ने गोली मारी उसको सुरक्षा गार्ड ने गोली मार दी। आज तक यह राज ही रहा कि लियाकत अली खान को गोली जिस मकसद से जिस आदमी ने मारी थी उसके पीछे साजिश क्या थी, क्योंकि सामने वाला एक आदमी था, उसको मार दिया गया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को उसी रावलपिंडी में, वो शहर आप सुनिएगा, रावलपिंडी पाकिस्तान की फ़ौज का हेडक्वार्टर है रावलपिंडी शहर में। उस रावलपिंडी शहर में लियाकत अली खान को गोली मारी गई। उस नाम, वो जो एक बाग है कंपनी बाग, पहले उसका नाम था। लियाकत अली खान की जब हत्या हो गई तो उसका नाम लियाकत बाग कर दिया गया। उसी शहर रावलपिंडी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी गई, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। और उनके ऊपर आरोप क्या था कि लाहौर में रात 12:30 बजे एक कार चल रही थी एक नेता की, और उसमें वो नेता चला रहा था, नेता का बाप भी बैठा हुआ था। अहमद रज़ा कसूरी चला रहे थे, उनके पिता जो थे अहमद खान कसूरी वो बैठे हुए थे, उनकी माँ बैठी हुई थी और गोली चली चारों तरफ से। उसमें अहमद खान कसूरी मारे गए। उस हत्याकांड में अहमद रज़ा कसूरी ने प्रधानमंत्री का नाम लिया और फिर जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। ज़ियाउल हक जो वहाँ का सैनिक तानाशाह था, उसने वहाँ के प्रधानमंत्री को फांसी पर लटका दिया एक अजीब से मामले में। और बाद में जब 14 अगस्त 1973 में जहाँ देखना चाहता हूँ, आसिफ अली ज़रदारी, 2 अप्रैल 2011 को आसिफ अली ज़रदारी जो भुट्टो के दामाद और बेनज़ीर भुट्टो के पति, उन्होंने पूछा कि सुप्रीम कोर्ट आप ये बताइए कि वो जो भुट्टो को फांसी दी गई वो कितना सही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उस मामले में फेयर ट्रायल का मौका जुल्फ़िकार अली भुट्टो को नहीं दिया गया। तीसरी बेनज़ीर भुट्टो है, वही रावलपिंडी, वही शहर जहां लियाकत अली खान को गोली मारी गई थी, जो लियाकत पार्क हो गया था। उस पार्क से बाहर निकल रही थी रैली करके, चुनाव चल रहे थे, चुनाव प्रचार चल रहा था और बाहर आई, बम विस्फोट हुआ, बेनज़ीर भुट्टो वहां उड़ गई। और इमरान खान चौथे प्रधानमंत्री हैं जिनको मारने की तैयारी चल रही है। और इमरान खान को आप यकीन मानिए किसी दिन दुनिया के पास खबर आएगी कि इमरान खान नहीं रहे। एक तेईस तर्रार पाकिस्तान का क्रिकेटर, कैप्टन, प्रधानमंत्री, उसका हश्र ये हो गया है क्योंकि वहाँ का जो तानाशाह है वो फ़ौज का मुख्तार होता है, बाकी सब कुछ कठपुतलियाँ हैं, देखने के लिए हैं, और वो इमरान को मारना चाहता है। जैसे जुल्फ़िकार अली भुट्टो को ज़ियाउल हक ने मार दिया, जैसे मुशर्रफ ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान से बेदखल कर दिया। अब सिर्फ प्रधानमंत्री का मामला नहीं है। जब आप पाकिस्तान के भीतर जाते हैं और पाकिस्तान को अलग अलग खबरों के नज़रिए से देखते हैं तो आपको लगता है कि मुल्क जो है वो खस्ताहाल ही नहीं है, ये निहायत नालायक देश है। पाकिस्तान की हॉकी टीम को ऑस्ट्रेलिया के कैनबरा में बेइंतहा शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। कारण समझते हैं क्या है? होटल का जो बिल था वो नहीं चुकाया गया और नहीं चुकाने के चलते बुकिंग रद्द कर दी गई। भैया पहले बिल दे, उसके बाद बुकिंग होगी, हमारे प्लेयर जाएंगे। और पाकिस्तान हॉकी का जो बॉडी है उसने पैसे नहीं दिए। हालत ये रही कि खिलाड़ी घंटों सड़क पर भटकते रहे। और ये FIH प्रो लीग के दूसरे चरण के दौर की बात है जहां टीम हवाट मुकाबले को खेलने पहुंची थी। पाकिस्तान की हॉकी टीम और अधिकारियों की एक 4 स्टार होटल में बुकिंग है, यह बताया गया। उन्हें भरोसा दिलाया गया था कि आप जाइए। पाकिस्तान हॉकी टीम और अधिकारी, फेडरेशन और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने
पैसा दे दिया है, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब खिलाड़ी कैनबरा पहुंचे तो होटल मैनेजमेंट ने साफ कह दिया, भैया हमारे पास तुम्हारा कोई पैसा नहीं है, बुकिंग वुकिंग तो हमने कर दी थी, लेकिन जब तक हमारे पास पैसा नहीं आएगा हम रूम नहीं दे सकते। और पैसा नहीं आया तो रूम नहीं मिला, तो सड़क पर खड़े रहे पाकिस्तान हॉकी टीम के प्लेयर। ये पाकिस्तान है। एक और ये मैच पाकिस्तान हार गया जब टीम एक ही कमरे में 4-4 प्लेयर किस तरह से ठहर करके जुगाड़ किए, रात भर बेचारे कष्ट में रहे। अगले दिन सुबह उनका मैच था, मैच हार गए। हारना ही था वो तो। अब पाकिस्तान में जो फिल्म हमारी धुरंधर, उसका विरोध चल रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के भीतर हिंदुस्तान का एक एजेंट जाता है और पाकिस्तान के भीतर वो एक तरीके से कंट्रोल करता है। यह बताती है फिल्म कि किस तरीके से हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान बड़ी बड़ी साजिशें करता है, आतंकवादी हमले करवाता है, और पाकिस्तान की फ़ौज, वहाँ की ISI, आतंकवादी संगठन, यह सब जो हैं एक ही थाली के चट्टे बट्टे। इसलिए उस फिल्म पर वहाँ पाबंदी है पाकिस्तान में, बिल्कुल खामोश, खबरदार, देखना नहीं है। देखिए सच्चाई क्या है, ये जो ब्लॉकबस्टर फिल्म है धुरंधर, उसका क्रेज़ है पाकिस्तान में। और ये ऐसा है कि एक यूट्यूबर ने रणवीर सिंह की धुरंधर कराची के ब्लैक मार्केट में किस तरह बिक रही है, उसका पूरा का पूरा सच रिकॉर्ड किया और दिखाया। यह वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आधिकारिक तौर पर बैन होने के बावजूद पाकिस्तान में धुरंधर फिल्म का कैसेट किस तरीके से बिक रहा है और उसका क्रेज़ कितना है, इस वीडियो से आपको समझ में आएगा कि तुम चाहे जो कहो, पाकिस्तानियों के ऊपर हिंदुस्तान की फिल्म की दीवानगी बोल रही है। वीडियो पूरा देखिए पहले आप। Cindy, all his grandparents are from this city. Indian films are banned in Pakistan, but look what I found. And this is a new film. ये फिल्म हिंदुस्तान से है ना? इंडियन मूवी है, नई आई है, धुरंधर। And I can tell you a thing or two about Ranveer Singh. He's a Sindhi. All his grandparents are from this city, I think, and they came across to India during partition. ये फिल्म कितने रुपए है? ये 50 रुपीस की है सर। बहुत सस्ता है। क्या बोले, पाकिस्तान में धुरंधर की धूम है। कराची में लोग पायरेसी के जरिए इस फिल्म को बहुत मामूली दाम पर खरीद कर देख रहे हैं। ये एक रिपोर्ट के जरिए धुरंधर की जो है मैं आपको साफ करना चाहता हूँ। पाकिस्तान में अब तक की सबसे ज़्यादा पायरेटेड फिल्म कौन सी है? धुरंधर। दिसंबर में रिलीज़ होने के बाद सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर इसे पाकिस्तान में कम से कम 20 लाख यानी कि 2 मिलियन बार गैर कानूनी तरीके से डाउनलोड किया गया। इस मामले में धुरंधर ने रजनीकांत की जो 2O फिल्म है और शाहरुख खान की रईस, इन दोनों को पीछे छोड़ दिया है पाकिस्तान में। और यह वीडियो मेरा जी कर रहा है कि मैं आपको दोबारा दिखाऊं। पाकिस्तान में बैन है, पाकिस्तान की सरकार करे खबरदार। लेकिन पाकिस्तान के बाजार में कैसे दिख रही है फिल्म और कैसे बिक रही है, ये देखिए। Indian films are banned in Pakistan, but look what I found. And this is a new film. ये फिल्म हिंदुस्तान से है ना? इंडियन मूवी है, नई आई है, धुरंधर। And I can tell you a thing or two about Ranveer Singh. He's a Sindhi. All his grandparents are from this city, I think, and they came across to India during partition. ये फिल्म कितने रुपए है? ये 50 रुपीस की है सर। बहुत सस्ता है। Indian films are banned in Pakistan, but look what I found. And this is a new film. ये फिल्म हिंदुस्तान से है ना? इंडियन मूवी है, नई आई है, धुरंधर। And I can tell you a thing or two about Ranveer Singh. He's a Sindhi. All his grandparents are from this city, I think, and they came across to India during partition. ये फिल्म कितने रुपए है? ये 50 रुपीस की है सर। बहुत सस्ता है। इस यूट्यूबर को भी बहुत पता है, हिंदी भी बोल लेता है। और वहाँ 50 रुपये है, लेकिन हमने स्क्रीन पर 16 रुपये इसलिए लिखे कि हिंदुस्तान का रुपया पाकिस्तान के रुपये से 3 गुना मजबूत है। तो हमारा 16 रुपया, पाकिस्तान का 50 रुपया, तो 50 रुपये में वहाँ मिलता है। और अब चलते चलते 2 बातें मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, एक इन्फॉर्मेशन और एक वीडियो। तो पहले इन्फॉर्मेशन। एक इंसानी शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 206। जबकि जन्म के समय बच्चों के शरीर में 300 हड्डियां होती हैं, जो बड़े होने पर आपस में जुड़कर कम हो जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंसान की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है?
कान के अंदर, और इस हड्डी का नाम स्टेप्स है। और ये कितनी बड़ी होती है? चावल के दाने से भी छोटी। तो इंसान के शरीर में सबसे छोटी हड्डी स्टेप्स, जो चावल के दाने से भी छोटी होती है। और अब चलते चलते मैं आपसे विदा लूं, उससे पहले मंगल ग्रह की रात की तस्वीर आपको दिए जा रहा हूं, या इस तस्वीर के साथ आपको छोड़े जा रहा हूं। मुझे दीजिए विदा, फिर होती है मुलाकात। नमस्कार। This is what the night sky on Mars looks like. 140 million miles away from us,